नमस्कार। आज हम चिया बीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है इसके बारे में। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके गुणों और इस्तेमाल पर आधारित है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस छोटे से बीज में क्या खास है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि चिया बीज मतलब ये मूल रूप से भारतीय फसल नहीं है। अच्छा। जी, इन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है और वैज्ञानिक स्टडीज के बाद ही इसे सुपरफूड का दर्जा मिला है। मतलब कम कैलोरी में बहुत सारा पोषण। ओके, सुपरफूड। तो फिर इसमें पोषक तत्व क्या क्या है? मैंने सुना है इसमें फैट काफी होता है। हाँ, होता है। करीब 28 ग्राम चिया बीज लेंगे तो उसमें कोई 9 ग्राम फैट मिलेगा। ओह, 9 ग्राम तो काफी है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट है, जिसे हम हेल्दी फैट कहते हैं ना। हाँ हाँ, हेल्दी फैट। जी, वो वाला। ये शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसे कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अच्छा, और ओमेगा 3 उसकी भी काफी चर्चा होती है। बिल्कुल सही सुना है। चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत ही बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है। शाकाहारी स्रोत, ये जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि शाकाहारियों को ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। तो 28 ग्राम में ही करीब 5000 मिलीग्राम ALA मिलता है। 5000 मिलीग्राम। जी, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये अलसी फ्लैक्सीड्स जो होते हैं उससे भी लगभग 2 गुना है। अरे वाह। और हमारा शरीर जो है वो इस ALA को EPA और DHA में बदलता है। ये दोनों दिमाग और दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। 5000 मिलीग्राम तो रोज की जरूरत के हिसाब से काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये मात्रा काफी लोगों की रोज की ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा कर सकती है या उसमें बड़ा योगदान दे सकती है, खासकर उनके लिए जो मछली वगैरह नहीं खाते। और इसके फायदे क्या हैं फिर ओमेगा 3 के? फायदे बहुत है। देखिए, ये खून को थोड़ा पतला रखने में मदद कर सकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो मतलब दिल की सेहत के लिए अच्छा है। दिमाग के लिए भी ये याददाश्त, मूड वगैरह बेहतर करने में मदद करता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में बच्चे के दिमागी विकास के लिए भी इसे अहम माना गया है। ओके। और पुरुषों में भी ये हार्मोनल बैलेंस और फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। त्वचा के लिए भी अच्छा है, जैसे सन डैमेज से बचाव, सूजन कम करना। सूजन मतलब जैसे एक्ने वगैरह। हाँ, एक्ने, पिंपल्स। हाँ, एक्ने, पिंपल्स या रूखी त्वचा में भी ये राहत दे सकता है। कमाल है। मतलब एक छोटे से बीज में इतना कुछ। और मैंने सुना है इसमें फाइबर भी खूब होता है, वो जो पानी में भिगोने पर जेली जैसा बन जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो इसका एक और बड़ा गुण है। 28 ग्राम बीज में करीब 11 ग्राम फाइबर होता है। 11 ग्राम? जी, ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसे हाई फाइबर फूड कहते हैं। और जैसा आपने कहा, पानी सोखकर ये फूल जाता है, जेल जैसा बन जाता है। सोचिए, एक छोटे स्पंज की तरह। हाँ। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज में राहत दिला सकता है क्योंकि इसमें लैक्सेटिव गुण होते हैं और ये खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने में मदद करता है। तो डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, और फाइबर से पेट भरा रहता है तो शायद वजन कम करने में भी मदद मिलती होगी। हाँ बिल्कुल, फाइबर से पेट देर तक भरा महसूस होता है, तो जो लोग वजन घटाना चाह रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन इसमें एक और बात है, क्योंकि इसमें फाइबर के साथ साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट भी है ना। हाँ। तो सही मात्रा में इसे वजन बढ़ाने वाली डाइट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, ये निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और कितनी मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। और साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है, हड्डियों और दांतों के लिए। विटामिन A और C जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब फ्री रेडिकल से बचाओ। जी, फ्री रेडिकल से बचाओ। एंटी एजिंग और त्वचा और बालों के लिए भी अच्छे हैं। तो इतने सारे फायदे हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्या इसे पकाकर खा सकते हैं? नहीं, सबसे जरूरी बात यही है, इसे हमेशा कच्चा और भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चा और भिगोकर? पकाना क्यों नहीं? पकाने से इसके कुछ जरूरी पोषक तत्व, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो गर्मी से नष्ट हो सकते हैं। ओके। और भिगोना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे सूखा खाएंगे ना, तो ये पेट में जाकर पानी सोखेगा और वहां फूलेगा। हाँ। इससे पाचन में गड़बड़ी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और कुछ मामलों में ये गले में अटक भी सकता है। तो भिगोना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भिगोना तो मस्ट है,
फिर कैसे इस्तेमाल करें भिगोने के बाद? बहुत तरीके हैं। आप इसे सादे पानी में भिगोकर पी सकते हैं, दूध में भिगो सकते हैं, जूस, स्मूदी, दही, फ्रूट सैलेड या नींबू पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अच्छा। चिया पुडिंग भी बहुत लोग बनाते हैं, वो भी एक अच्छा और टेस्टी तरीका है। और मात्रा कितनी लेनी चाहिए? ज्यादा तो नहीं खा सकते? नहीं, ज्यादा नहीं। शुरुआत हमेशा कम से करनी चाहिए, जैसे दिन में बस 1 छोटा चम्मच। बस 1 चम्मच? हाँ, शुरू में। फिर धीरे धीरे आप इसे 2 छोटे चम्मच प्रतिदिन तक बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत आमतौर पर नहीं होती। और गर्भवती महिलाओं के लिए? उनके लिए आधा छोटा चम्मच से शुरू करना बेहतर है और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। और कब खाना चाहिए? सुबह, शाम? वैसे तो सुबह खाली पेट लेना अच्छा माना जाता है, पर आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है। कोई सावधानी भी है? मतलब किसे नहीं खाना चाहिए? हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर सकता है। अच्छा। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, लो बीपी की समस्या है, उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए। ओके। और कोई एलर्जी वगैरह? बहुत रेयर है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली या रैशेज। अगर ऐसा कुछ हो तो बंद कर देना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो दिन भर पानी खूब पीना चाहिए। पानी पीना ज़रूरी है, सही कहा जी, नहीं तो कब्ज हो सकती है। तो कुल मिला के देखें तो चिया बीज वाकई पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है, खासकर ओमेगा 3 और फाइबर का सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा हमने समझा, सही तरीका और सही मात्रा, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि ये देखते हुए कि चिया बीज इतना ज़्यादा पानी सोखते हैं और इतने पोषक हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि इनका रोज़ का सेवन शरीर के ओवरऑल हाइड्रेशन लेवल, मतलब पानी की ज़रूरत, और साथ में जो हम दूसरे फूड्स खाते हैं उनसे पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को, मतलब सोखने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित कर सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर शायद और रिसर्च की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल।